नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन के बारे में। और क्रिएटिनिन को लेके इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, मगर जब भी पेशेंट ओपीडी में आता है, मिलता है, हम बात करते हैं, जब उनकी दिक्कतें हम जान रहे होते हैं, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली में समझ में आ जाती है, क्रिएटिनिन को लेके उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिनिन क्या है, इसके बढ़ने पे क्या सिम्टम आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं और इसे किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिएटिनिन को समझने से कि आखिर में ये क्रिएटिनिन है क्या। तो क्रिएटिनिन पहले समझने वाली बात है कि हर किसी की बॉडी में बनता है। एक किडनी फेल पेशेंट की बॉडी में भी बन रहा है, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी बन रहा है और ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है। ऐसा नहीं होता कि किडनी फेल पेशेंट की बॉडी में बनता है और नॉर्मल पेशेंट की बॉडी में नहीं बनता। पहली चीज़, ये जो क्रिएटिनिन है ये मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे ब्लड में गया, ब्लड से वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया, ऐसे ही वो हमारे मसल्स में भी गया। जब खाना मसल्स में गया, उन्होंने उसे डाइजेस्ट किया, तो उस टाइम में, डाइजेशन के टाइम में, उसके मेटाबॉलिज्म के टाइम में एक छोटा सा वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ, वो है क्रिएटिनिन। क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है तो तरीके से इसको बॉडी से बाहर चले जाना चाहिए और ये काम करती है हमारी प्यारी किडनीज, जो कि हमारे पास दो होती हैं। जब हमारी किडनी को किसी वजह से नुकसान हो गया, मान लो बीपी हाई रहने की वजह से, शुगर की वजह से, या फिर किसी और रीज़न से, पॉलीसिस्टिक किडनी, आईजी नेफ्रोपैथी, लूपस नेफ्राइटिस, बहुत सारे रीज़न है, किसी भी कारण से जब किडनी को नुकसान पहुंचता है, किडनी की काम करने की क्षमता डाउन होती है, तो क्रिएटिनिन तो शरीर में बनता रहता है उतनी ही मात्रा में, बट उसका जो निकासी है वो रुक जाती है। इसको समझना है तो अपने घर के अंदर समझो कि आपका वॉश बेसिन होता है। वॉश बेसिन में आप टैप ओपन करते हो, जब तक ड्रेनेज क्लियर है तो वॉश बेसिन में पानी इकट्ठा नहीं होता। मगर जैसे ही आपकी ड्रेनेज में थोड़ी सी चॉकिंग होती है तो क्या होता है, पानी ओवर होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है। सेम बॉडी के साथ भी हो रहा है, बन रहा है, निकलता जाएगा, कुछ इकट्ठा नहीं होगा, बन रहा है, निकलना बंद हो जाएगा तो वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इसको देख के हमें आइडिया लग जाता है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। यानी अगर आप अपने वॉश बेसिन में कितना पानी इकट्ठा हुआ है उसको देख के आइडिया लगा रहे हो कि चॉकिंग 100% है, 50% है, 30% है, कर सकते हो ना, आइडिया लगा सकते हो। सेम तरीके से हम भी क्रिएटिनिन को देख के, आपके ब्लड के अंदर कितना क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है उसको देख के आइडिया लगा रहे हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, जिसको हम ईजीएफआर भी कहते हैं। मगर आज हम जीएफआर के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। हम चलते हैं कि जब क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बढ़ता है तो क्या सिम्टम लेकर आता है। क्योंकि क्रिएटिनिन खुद में एक वेस्ट मटेरियल है, अगर बॉडी में वो इकट्ठा होगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा। तो जब वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो सबसे पहले आता है वो है थकावट। पेशेंट को थकावट महसूस होनी शुरू होती है, वीकनेस शुरू होती है। तो जिन पेशेंट को पता है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो वो तुमको पता लग जाता है। बाकी जिन पेशेंट को ये नहीं पता कि किडनी खराब हो रही है, उनकी बॉडी में जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तो उनको सिर्फ वीकनेस महसूस हो रही होती है। अरे वीकनेस ही तो है, खून कम हो गया होगा या फिर मैं थक गया हूँ ज़्यादा। तो ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, वो मल्टीविटामिन खाते रहते हैं। वो मल्टीविटामिन फेल होती रहती है, थोड़ा सा आराम देती है बट वो फेल हो जाती है बार बार। पेशेंट अपनी वीकनेस से बाहर नहीं आ पा रहा होता। पहला सिम्टम वीकनेस। दूसरा, मसल्स में स्टिफनेस, एशन बढ़नी शुरू हो जाती है कि मसल एकदम टाइट टाइट सी रहनी शुरू करती है, बॉडी बहुत हैवी सी महसूस होनी शुरू होती है। तीसरा जो सिम्टम आपका आता है वो है स्किन पे रैशेस। जब हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ा, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ा, ब्लड आपकी हर जगह पे जा रहा है, तो जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है वहाँ पर रैशेस बनने शुरू हो जाते हैं, उनको पता लगना शुरू हो जाता है, खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसी खुजली जो दवाइयों से ठीक ना हो रही हो सकता है कि वो आपकी किडनी के खराब होने की वजह से हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम है, बहुत कॉमन से सिम्टम है। इन सिम्टम के अलावा क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में कुछ खास बड़ा नहीं करता, सिर्फ यही लक्षण आपके पैदा करता है। मगर अगर क्रिएटिनिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो कि हो रहे हैं 15, 16, 17 का आपका क्रिएटिनिन पहुंच रहा है, तो एक दिक्कत और आती है, वो है आपकी जो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो आपका दिल है जो हर सेकंड धड़कता है, उसके बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मसल्स बहुत थक चुकी होती हैं, है ना। जो उनको ब्लड जा रहा है वो गंदा जा रहा है, तो इस वजह से हार्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी वजह से पेशेंट को डायलिसिस भी उस लेवल पे जाके करवाना पड़ता है। तो ये तो हो गए सिम्टम के बारे में कि जब क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम नज़र आएंगे। अब सवाल ये है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें। अब दोबारा से हम चलते हैं वॉश बेसिन के अंदर। अब अगर अपने वॉश बेसिन में जो इकट्ठा पानी है उसे कम करना है तो आपके पास कौन से दो रास्ते हैं, सोच कर देखो एक बार।
दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऊपर से टैप को बंद करोगे या ड्रेनेज को खोलोगे, राइट। यही दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। सेम बॉडी के साथ भी है। बॉडी में अगर हमें क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करना है तो हम या तो उसकी प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसका एक्सक्रीशन कंट्रोल करना पड़ेगा। यही दो रास्ते हैं। तो जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट होता है तो हमें दोनों ही मेथड पे एक साथ काम करना पड़ता है। पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा प्रोडक्शन की, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा है। अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लेवल और तेजी से बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने खाने पीने को बदलेंगे। खाने पीने के अंदर वो आइटम को हम कम कर देंगे या बंद कर देंगे जो क्रिएटिनिन को ज़्यादा बनाती हैं। जैसे अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट दूध ज़्यादा लेता है या एग ज़्यादा लेता है या नॉनवेज खा रहा है, मटन खा रहा है, तो उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन का ही बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। तो जितना प्रोटीन खाओगे उतना ही क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा और उतना ही वो एक्यूमुलेट होगा। तो हमें क्या करना है, प्रोटीन फ्री डाइट पे जाना है या फिर लाइट प्रोटीन डाइट पे हमें जाना होता है। दोनों में से एक डाइट को हमें चूज करना होता है। प्रोटीन फ्री में क्या करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, और लाइट प्रोटीन डाइट के अंदर हम वेजिटेरियन प्रोटीन तो लेंगे बट नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन नहीं लेते। इससे होता ही है कि बॉडी में जो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा नहीं होती, बट जो हम डेली कुछ ना कुछ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत प्रोडक्शन तो होगी ही होगी, बट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है। अब खाने से हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया, अब हम इसको किडनी के रास्ते भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब किडनी अपने आप कभी खराब नहीं हुई थी, कोई ना कोई कारण था। वो बीपी हो सकता है, वो शुगर हो सकता है, वो लूपस है, वो जो भी रीज़न है। अब अगर हम उस रीज़न पे काम करते हैं और किडनी को और ख़राब नहीं होने देते तो क्या होता है कि क्रिएटिनिन लेवल स्टेबल हो जाते हैं। अब जब एक बार वो स्टेबल हो गए तो आप वहाँ से रिवर्सल कुछ हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम बीपी, शुगर और इन सारे रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी किडनी को किस वजह से नुकसान पहुंच रहा है। सपोज करो वो बीपी से हो रहा है, आप मेडिसिन खा रहे हो फिर भी आपका बीपी बढ़ा रहता है, या फिर वो रात को बढ़ जाता है। तो अगर आपका बीपी रात को भी बढ़ रहा है, 2-4 घंटे के लिए भी बढ़ रहा है, तो आपकी किडनी को वो डेली बेसिस पे नुकसान पहुंचा रहा है। जब जब वो नुकसान पहुंचाएगा, आपकी मेडिसिन खाते हुए भी आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। ये किसी भी पेशेंट के साथ होगा। ठीक है। तो आपको पहले काम ये करना है कि अपने बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकतें लगा देनी है। मैं फिर से बोलूँगा, सारी ताकत लगा देनी है कि मेरा बीपी शुगर कंट्रोल में आए, क्योंकि इससे किडनी को और नुकसान होना बंद होगा, और जब और नुकसान होना बंद होगा तभी तो रिकवरी शुरू होगी। रिकवरी और नुकसान ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। आपको नुकसान रोकना है तो आपको कारणों पे यानी बीमारी की जड़ पे काम करना है, और किडनी फेल होने के पीछे जो जड़ है वो अक्सर 80% केसेस में बीपी और शुगर ही मिलते हैं। तो बीपी शुगर कंट्रोल करना यानी जड़ को खत्म कर देना। ठीक है। अब किडनी के अंदर कुछ नुकसान हो गया है, कुछ हिस्सा खराब हो गया है, मानता हूँ आपने हो सकता है कि बायोप्सी करवाई हो, उसमें आ रहा हो कि इतना % हमारी किडनी स्क्लेरोज्ड हो गई है, फाइब्रोज्ड हो गई है। एग्री, वो हिस्सा रिकवर नहीं होता, जो हिस्सा मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता, ये भी है। किडनी रीजनरेट नहीं करती, ये भी फैक्ट है। बट किडनी की एक खूबी होती है अपनी फंक्शनिंग्स को बढ़ा लेने की। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान ने अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे दी किसी भी कारण से, अब एक किडनी हो गई। अब एक किडनी के होने के बावजूद भी उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन, यूरिया कुछ नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि किडनी के पास अपनी क्षमता है अपने आप को एक्सपैंड कर लेने की। हमें यही क्षमता एक किडनी फेलियर पेशेंट में भी इस्तेमाल करनी होती है। तो हमने बॉडी को वो इन्वायरमेंट, किडनी को वो इन्वायरमेंट देना होता है जहां पर वो अपनी एक्सपेंशन करे। तो जब हमने बीपी शुगर को कंट्रोल किया था तो उसे और नुकसान होना बंद हो गया, तो वो अपनी इन क्षमताओं को यूज करते हुए अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू करता है। थोड़ा बहुत मेडिसिन का पुश लगता है इन्वायरमेंट बनाने के लिए, बट काम तो बॉडी ने अपने आप ही करना होता है। और जब ये होना शुरू होता है तो क्रिएटिनिन बहुत तेजी से डाउन होना शुरू होता है, और 15-20 दिन के अंदर आपको वो रिपोर्टों में भी दिखना शुरू हो जाता है कि मेरी किडनी की फंक्शनिंग पहले से बेटर हो गई। अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे, तो मैं चाहता हूँ इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कुछ आप रिपोर्ट्स, फैक्ट्स देखो। और आज मैं आपको एक और पेशेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिनका नाम है उमेश कुमार। उमेश जी, कहाँ रहते हो? मैं जी गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद रहते हो? गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, ये किडनी की दिक्कत अभी कब शुरू हुई थी? एक्चुअली मेरे को 2 अटैक पड़े थे पैरालिसिस के दिमाग से। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ टेस्ट कराए तो पता लगा कि किडनी से है। किडनी का भी दिक्कत चल रहा है। तब क्रिएटिनिन लेवल कितना था? तब किडनी लेवल था 13, फिर दोबारा जब
टेस्ट कराया था उसका हुआ 15। 15। तो जब आपको ये पैरालिसिस के छोटे छोटे अटैक हुए थे, जी। ये कब हुए थे? जब लेवल 15 था? हाँ उस टाइम 13 था। 13 था। लास्ट मंथ जुलाई में शायद 24 तारीख को पहला अटैक पड़ा था और 29 तारीख को तो दूसरा। आपको पता ही नहीं लगा था कि आपके लेवल इतने हाई हो गए हैं? नहीं सर, वो तो जब टेस्ट कराने शुरू कराए तब पता लगा कि इसकी वजह से हाई है। थकावट तो हो रही होगी, जी। सिर में दर्द भी होगा? नहीं सर में दर्द वगैरह कुछ, वॉमिटिंग? फीवर था बस। फीवर था और वॉमिटिंग? वॉमिटिंग थी। वॉमिटिंग चल रही थी ना, ठीक है। और बीपी तो आपका बहुत हाई रहता था पहले? बीपी हाई रहता था, मैं पहले दवाइयाँ भी खाता था बट बीच में बंद कर चेक नहीं किया कभी चेक नहीं किया। दवाई बंद कर दी। ये जो गलतियां हैं सारे के सारे पेशेंट करते हैं। जब कभी किडनी बीपी से ख़राब होती है तो बीपी जब धीरे धीरे बढ़ता है महसूस ही नहीं होता कि बीपी बढ़ रहा है और पीछे पीछे आपकी किडनी ख़राब होती रहती है। जब खून बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तब जाके वो सिम्टम पैदा करता है और जो ये सिम्टम होते हैं ये हर पेशेंट में अलग अलग आते हैं। जैसे आपके अंदर क्या हुआ कि आपको छोटे छोटे अटैक हुए, लकवे के छोटे छोटे अटैक हुए और जो अपने आप में ठीक भी हो गए। वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि खून बहुत गंदा चल रहा था, दिमाग के अंदर जो खून जा रहा था वो भी गंदा जा रहा था, इस वजह से आपको आ रहे थे। अब जब आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हम देखें तो किडनी दोनों छोटी हो गई हैं और किडनी छोटी कौन करती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। किडनी छोटी होने के पीछे कारण होता है और वो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। अभी लेवल कितना है आपका? अभी लेवल 10 है। 10 है। कितना टाइम में आपका 15 से 10 आया? 1 मंथ में। 1 मंथ में। तब डॉक्टर्स ने क्या बोला था क्या करवाना है? डॉक्टर दीप्ति ने ट्रीटमेंट किया था, फीवर वगैरह था तो उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिया था गाजियाबाद में ट्रीटमेंट। हाँ राजनगर में मेरा इलाज चल रहा था, उन्होंने तो डायलिसिस वगैरह के लिए बोल दिया था। बट मेरे साले की आपसे शायद बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि आप से बात करने के बाद बोला था 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन में ही फ़र्क नज़र आ गया। बट रिपोर्ट मैंने अभी कराई है। जब लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो कभी भी बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, छोटे 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट में आराम आ रहा होता है तो पेशेंट को डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर लेवल आपका बढ़ता चला जाए तो हमें फिर पेशेंट को भी डायलिसिस बोलना पड़ता है। कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि पेशेंट चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अगर मान लो आपको चलने में, बोलने में, खाने में दिक्कत हो रही होती है या सांस फूल रही होती है तो हमें पहले डायलिसिस करवाना पड़ता, फिर आपका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाते हैं। तो पेशेंट का स्टेबल होना किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए ज़रूरी है। अब जो 1 महीने में आपके लेवल 15 से 10 आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो बाकी मरीज़ हैं किडनी वाले, उन्हें कुछ बोलोगे? उनके लिए यही बोलूँगा, पहले साइंस संजीवनी से आप एक बार चेकअप कराएं, उसके बाद डायलिसिस की तरफ जाएं। डायलिसिस ख़राब नहीं है, डायलिसिस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि डायलिसिस करवाने से कभी भी किडनी अपने आप ठीक नहीं हो जाती। डायलिसिस आपकी जान बचा लेता है मगर। तो अगर आपको समझना है कि अगर किडनी ख़राब हो रही है तो आपको पहले अपनी किडनी पे काम करना है। किडनी को इस लायक ख़राब होने ही नहीं देना कि आपको डायलिसिस करवाना पड़े। और इतने हाई लेवल, जैसे उमेश जी ने गलती करी कि लेवल 15 पहुंच गए ध्यान ना रखते हुए, वो गलतियां मत करो। क्योंकि अगर ये गलतियां करते रहते हो तो हर पेशेंट इतना नसीब वाला नहीं होता कि 15 के लेवल पर भी सर्वाइव कर सके, पेशेंट की जान निकल जाती है। तो आप इस बात को समझो और ध्यान रखो। जो मैं आपको वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे समझाता हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और अपनी बॉडी का, अपनी किडनी का जितना अच्छा हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप उमेश जी की हेल्प से समझ गए होंगे कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और आपको सिम्टम क्यों नहीं देता। जो अक्सर आप मेरे से आके पूछते हो कि मुझे कोई थकावट नहीं हो रही, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, इससे मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आपको आज उमेश जी से पता लग गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आगे भी मिल सकते हो। डॉक्टर्स की टीम पूरी है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।